हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था, गठबंधन का राजनीति के नकारात्मक पक्ष। गठबंधन की राजनीति में नकारात्मक पक्ष क्या क्या हैं, गठबंधन के नकारात्मक अप्रोच क्या क्या है, नकारात्मक कार्य क्या क्या है, या गठबंधन से नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या होते हैं, वो सारे हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें ये और बचे हैं और फिर हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। सरकारों के स्थायित्व में कमी, ये पहले भी हम देख चुके थे कि गठबंधन की जो सरकारें होती हैं इनमें स्टेबिलिटी नहीं होती। कारण क्या है कि विचारधारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित होती हैं। सरकार चल भी सकती है, सरकार गिर भी सकती है, ये परिस्थितियों आधारित डिपेंडेंसी होती है। तो सरकार के स्थायित्व में क्या आती है, कमी नजर आती है गठबंधन की सरकार में। सरकार लगातार कंटिन्यूटी चलेगी, ये इस बात का गारंटी गठबंधन की सरकार में नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय एकता को नुकसान। अब इसमें क्या होता है, बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र विशेष की बात ज्यादा करते हैं और राष्ट्र हित की क्या करते हैं, कम। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग आंदोलन को समर्थन कर देते हैं, चाहे वे राष्ट्र विरोधी ही क्यों ना हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो राष्ट्र के पक्ष में नहीं होती, लेकिन वो स्थानीय लोगों की नजर में क्या माना लिया जाता है, उसको सही मान लिया जाता है। तो ऐसे में राष्ट्रीय एकता को क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। जैसे पश्चिमी बंगाल की घटना भी देखें तो पश्चिमी बंगाल एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता के लिए अभी इस समय क्या बना हुआ है, खतरा सा बना हुआ है, क्योंकि वहां के जो राजनीतिक एजेंडे हैं, लेफ्ट है, वो चीन के समर्थन में जा रहा है। ममता बनर्जी की कुछ नीतियां भारत विरोधी नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो राष्ट्रीय एकता के कहीं ना कहीं विरुद्ध भी गठबंधन में कई बार एकता की समस्या आ जाती है, क्योंकि गठबंधन अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विचारधाराओं से निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग लोग आ रहे हैं, तो राष्ट्र हित के मामले पर एकजुट नहीं हो पाते। जैसे मनमोहन सिंह जी की यूपीए गवर्नमेंट की यदि हम बात करें तो उस समय हमने स्पष्ट रूप से देखा था कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन हम सक्षम होते हुए भी कार्रवाई नहीं कर पाए। इसका कारण क्या रहा, बाकी जो दल थे वे समर्थन में ही नहीं थे। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को यहां तक कह दिया था कि यदि पाकिस्तान का समर्थन, पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई की गई या अटैक किया गया तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, सही 62 वाले युद्ध में भी हुआ था। जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा इस कारण हुआ कि कुछ लोग चीन को सही बता रहे थे, जैसे अभी कम्युनिस्ट हैं वे चीन के हमेशा पक्षधर बने रहते हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां विपक्षी पार्टियां दुश्मनों के साथ भी चली जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे जो क्षेत्रीय दल हैं वो ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक पे। तो ये देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए क्या है, खतरा है। देश के जो क्षेत्रीय दल हैं उनको सबसे पहले राष्ट्रीय एकता का ध्यान रखना चाहिए, फिर देश का ध्यान रखना चाहिए और फिर क्षेत्र विशेष का ध्यान रखना चाहिए। जबकि ये नेगेटिव पॉइंट है कि क्षेत्रीयवाद या गठबंधनवाद कहीं ना कहीं देश की एकता के लिए क्या है, खतरा है। सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव। अब ये विदेश नीति हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी और फिर से इसको रिकॉल करते हैं। विदेश नीति किसी भी देश की किस पर आधारित होती है, दल पर आधारित होती है। दल का विचार किस प्रकार का है, दल का विचार किस प्रकार का है, दल क्या सोचता है, या यूं कहें दल की जो भविष्य है या भूतकाल को अगर हम देखें तो उसके विचार किस प्रकार से रहे हैं, ये सारे विचार किस में शामिल होते हैं, उसकी सुदृढ़ विदेश नीति में शामिल होते हैं। जैसे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की आक्रामक विदेश नीति हमेशा रही है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, बॉर्डर बहुत सुरक्षित कर देते हैं, या यूं कहें कि हमेशा एग्रेसिव मूड में ये रहते हैं। बीजेपी के बाद कांग्रेस की बात करें तो इट सोशो डिपेंडेंसी ऑल ओवर सिचुएशन, कि ये डिपेंड करते हैं कि सिचुएशन कैसी है, और ये इस्लाम विरोधी गतिविधियां ज्यादा नहीं करते।
जबकि बीजेपी इस्लाम विरोधी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से उठाती है। तो कहीं ना कहीं किसी भी देश की विदेश नीति किस प्रकार की होगी, वहां किस दल की सरकार है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अमेरिका की बात करें, यहां तो किसी काम का नहीं है। एक पार्टी है रिपब्लिक और दूसरी है डेमोक्रेटिक। एक पार्टी है रिपब्लिक अमेरिका में और दूसरी पार्टी कौन सी है, डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक जब जब दुनिया में सरकार में आई है, अमेरिका में सरकार में आई है, तब तब हिंसा बढ़ी है, आक्रामक विदेश नीति आई है। डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक बातें करते हैं, लोकतांत्रिक बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने संघर्ष नहीं किए, इन्होंने आक्रामक विदेश नीति नहीं की, लेकिन रिपब्लिक के मुकाबले क्या किया है, कम किया है। तो ऐसे ही सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव होता है, क्योंकि दल ज्यादा होते हैं, उनमें आम राय आसानी से बनना संभव नहीं हो पाता, और एक राय ना बनने के कारण सुदृढ़ विदेश नीति कभी भी नहीं बन पाती है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारत में कई मौके ऐसे आए जिसमें विदेश संबंधों पर जाकर क्या हो गया, विवाद हो गया। जैसे भारत में एक धड़ा जो वामपंथियों का है, वो चीन समर्थक, वो हमेशा भारत के अमेरिका के विरुद्ध भी रहा है कि भारत को अमेरिका की तरफ नहीं जाना चाहिए। भारत सरकार को ऐसे फैसलों का सामना करना पड़ा, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि जब भी हम विदेश में कोई समझौता करते थे तो हमारे ही देश के लोग एकजुट नहीं हो पाए। कुछ लोग अमेरिका के विरुद्ध थे, कुछ लोग अमेरिका के पक्षधर रहे हैं। तो गठबंधन की राजनीति में इसका सीधा नुकसान देश की आम जनता को, देश को होता है, क्योंकि ये फायदा देश को हो सकता था यदि सुदृढ़ विदेश नीति बनती तो। सरकार स्पष्ट नीति पर कायम नहीं रहती, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्पष्ट नीति इस प्रकार से नहीं है क्योंकि दो दल कुछ और चाह रहे हैं, दो दल कुछ और चाह रहे हैं, तो फिर क्या हो जाता है, मामला टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और स्पष्ट नीतियां नहीं बन पाती हैं। जैसे हमारे यहाँ उदारीकरण 1991 में अपनाया गया, लेकिन आप जानते हैं 1991 से लेकर 2020 तक अगर हम उदारीकरण के स्पष्ट विकास की बात करें तो वो स्पष्ट रूप से नजर, व्यवहारिक रूप में धरातल पर हमारे कहीं भी नजर आता नहीं है। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, जैसे मोदी जी ने दिखाई है। स्पष्ट फैसले होने चाहिए, कटु निर्णय होने चाहिए, तो वो व्यवहारिक धरातल पर नीचे उतर कर आएगा। चाहे उसके फैसले नकारात्मक हो, चाहे इसके फैसले सकारात्मक हो, जो फैसले मोदी जी ने लिए हैं आने वाले समय में उनके रिजल्ट भी आएंगे। लेकिन 1991 से लेकर 2020 तक व्यवहार, वास्तविक अगर विकास की बात करें, आम गरीब की बात करें, तो वो नजर नहीं आता। तो सरकार की स्पष्ट नीतियों बनाए और उस पर कायम भी रहे, इतना आसान नहीं है, क्योंकि दल बदल, गठबंधन हमेशा सरकार की एक समस्या रही है। छोटे छोटे दलों को प्रोत्साहन। अब होता क्या है, जब एक दल किंग मेकर बन जाता है, केंद्र में बहुत ज्यादा बड़ी सत्ता उसके हाथ में आने लगती है, तो बाकी दलों को भी इनविटेशन मिलता है, बाकी दलों को प्रोत्साहन होता है। किसने एक छोटा सा दल बनाया और इतने एजेंडे के साथ ये सरकार में आ गया, तो क्यों ना मैं भी एक दल बना लूं और मेरी भी हिस्सेदारी किसमें होगी, भारत सरकार में होगी। तो क्षेत्रीय दल या छोटे दल बहुत आसानी से अब बनने लग गए हैं, इनकी लाइन सी लग गई है। ये क्षेत्र विशेष के मुद्दों को उठाते हैं और फिर बड़े आसानी से अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। इसका प्रबल उदाहरण है AIDMK, और अभी बहुत सारे दल ऐसे हैं, MIM जो OBC हैं, ऐसे बहुत सारे दल हैं जो बहुत तगड़े प्रोग्रेस में हैं। जैसे AIM की बात करें, ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन, जो OBC साहब हैं हमारे सांसद अभी भी, ये हैदराबाद से आते हैं। हैदराबाद में तो इनकी सीटें हैं ही हैं। अभी बिहार चुनाव में इनको 5 सीटें मिली विधानसभा में।
इससे बहुत प्रोत्साहित हुए और बंगाल में जो 35% मुसलमान हैं, जो 3-4 महीने बाद बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, उन पर इनकी नजर है। ये चाहते हैं कि मैं भी केंद्र में एक बड़ा हिस्सा लेकर पहुंचूं और मेरी भी हिस्सेदारी केंद्र में हो। तो जो छोटे दल हैं वो बड़े प्रोत्साहित हो जाते हैं कि हमारी हिस्सेदारी सरकार में होनी चाहिए, इससे हम लोग बार्गेनिंग कर सकें, हमारे को भी क्या मिले, बहुत सारा पैसा मिले। विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल की कमी। अब एक दल की सरकार होने के कारण सभी लोग सहयोगी होते हैं, एक साथ मिलकर चलते हैं, सारा काम बहुत व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन जब बहुत सारे दल मिलते हैं तो मंत्री भी बहुत सारे होते हैं। ऐसे में जो मंत्रालय हैं उनमें आपसी तालमेल की कमी नजर आती है। बहुत बार हमने देखा है सड़क और रेलवे में हमेशा पंगा रहता है, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करने के लिए सड़क को काटना पड़ता है और सड़क को क्रॉस करने के लिए रेलवे बनाना पड़ता है। तो बहुत सारी जगह रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज बनाने के लिए या यूं कहे सड़क बनाने के लिए बहुत माथापच्ची रहती है और दोनों विभागों में हमेशा तनातनी रहती है। और भी बहुत सारे मंत्रालय हैं जो विकास में एक साथ आने चाहिए, वो एक साथ नजर नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनमें आपसी तालमेल हमेशा कम नजर आता है। इसका नुकसान किसे उठाना पड़ता है? आम जनता को उठाना पड़ता है। यहां हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसमें कुछ चीजें और बची हैं, वो देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय राजनीति में 3 प्रमुख धाराएं हैं। तीसरा गठबंधन वामपंथियों का है, जो हम जानते ही हैं किस प्रकार की विचारधारा है। सिर्फ आपको याद रखना वामपंथी कौन है, इसमें हमें नहीं जाना है कहाँ है, लेफ्ट क्या है, उसकी थिंक क्या है, उसके बारे में हमें नहीं सोचना। हमें सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। एनडीए, ये मैंने डिटेल से आपको बताया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसके लीडर बीजेपी हैं। और इसके जो सहयोगी दल हैं वो भी नाम लिखे हुए हैं। इनमें से कुछ लोग बढ़ जाते हैं, कुछ लोग कम हो जाते हैं। वर्तमान में अकाली दल भी नहीं है इसका, शिवसेना भी नहीं है, जबकि यहाँ पर आपके लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बीजेपी बड़ा दल इसका है। यूपीए की बात करें तो यूपीए भी आप जानते हैं कि इसका कांग्रेस एक बड़ा संगठन है। चौथे दल वे हैं जो तीनों में नहीं आते, ना एनडीए में आ रहे, ना यूपीए में, ना वामपंथी। वो सब क्या हैं? चौथे में है बीजू जनता दल है, बिहार का जेडीयू है, बिहार का है जो नीतीश के जो सहयोगी हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली से आती है, जनता दल सेक्युलर ये उत्तर प्रदेश का है, बहुत सारे टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पश्चिमी बंगाल का है। तो ये ऐसे संगठन है जो अलायंस में नहीं है, अपने क्षेत्र विशेष में जरूर हैं, कई बार केंद्र में भी आए, लेकिन इन तीनों ही विचारधाराओं में शामिल नहीं है। ये ना लेफ्ट के साथ आते हैं, ना यूपीए के साथ आते हैं और ना ही बीजेपी के साथ आते हैं एनडीए में। अब यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको जरूर देखने चाहिए। गठबंधन एक दल की प्रधानता भारत में रही है, ये गठबंधन की सबसे बड़ी विशेषता रही है। गठबंधन स्थायी नहीं है, ये भी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। गठबंधन की राजनीति की शुरुआत चौथे चुनाव 67 से यहां हुई। मैंने आपसे कहा था 9 राज्यों में कांग्रेस यहां से हार गई थी। इसके बाद 11वीं लोकसभा में 15वीं लोकसभा तक भारत में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ के सवाल है यूपीए गठबंधन के प्रधानमंत्री कौन रहे? मनमोहन सिंह जी यूपीए गठबंधन के प्रधानमंत्री जी रहे। जनता पार्टी के विघटन का तात्कालिक मुख्य मुद्दा क्या था? जनता पार्टी के बहुत सारे मुद्दे इसमें थे। मेन मुद्दा था सत्ता का। सब लोग क्या चाहते थे? सत्ता चाहते थे, शासन चाहते थे। और इसमें मेन मुद्दा ये भी था कि कहीं ना कहीं दोहरी जो नागरिकता थी वो भी इसका मेन मुद्दा था। एनडीए गठबंधन के प्रधान राजनीतिक दल कौन है? देखो ये यहाँ सवाल ऐसे बनेगा, इसकी जगह यूपीए भी हो सकता था। एनडीए का प्रधान बीजेपी है और यूपीए का कांग्रेस है। वर्तमान में कौन से गठबंधन की सरकार है? मोदी जी के एनडीए की गठबंधन की सरकार है। 16वीं लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिला? मोदी जी को मिला। वर्तमान में 17वीं चल रही है, 19 में वो भी मोदी जी की ही है। वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन से गठबंधन हैं? उनके मुख्य दलों के नाम लिखें। 2 हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
गठबंधन की राजनीति सरकार के स्थायित्व के लिए खतरा है। कैसे? मैंने आपको बताया कि सरकार स्थायी क्यों नहीं रहती है, सब अपनी अपनी तरफ सरकार खींचते हैं। क्या जनता पार्टी की सरकार एक गठबंधन सरकार थी? यस, 77 में गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की राजनीति के 2 लाभ और हानि मैंने बहुत अच्छे से बताया है। 3 विशेषता भी बहुत अच्छे से बताई है। निबंधात्मक हम देखें, गठबंधन की राजनीति का भारतीय राजनीति पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये नकारात्मक पक्ष ही हमने पढ़ा है। और इसका दूसरा है गठबंधन की राजनीति का सकारात्मक पक्ष क्या है, तो इसमें दोनों सवाल आ गए, नकारात्मक पक्ष भी हमसे पूछ लिया और सकारात्मक पक्ष भी हमसे पूछ लिया। अब यहाँ ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट।